नमस्कार विद्यार्थियों। औद्योगिक क्रांति पर छठा और अंतिम व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव किए थे, उससे पहले आर्थिक प्रभाव किए थे। हम चर्चा कर रहे थे कि औद्योगिक क्रांति के दौरान समाज में अनेक परिवर्तन हुए। मनोरंजन बहुत अधिक सुलभ हो गया। सस्ते टिकट पर नाटक, कंसर्ट ये वहाँ पर दिखाए जाने लगे। सिनेमा आ गया, रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया। और इसके साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ खेल का भी बड़े पैमाने पर चलन हो गया, जिनमें बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल आदि खेल खेले जाने लगे। और शिक्षा में भी बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अब लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाने की लालसा देखने लगे, उनको अधिक पढ़ाने की उनकी इच्छा उनके अंदर जागृत होने लगी। और एक जो और कि जनसंख्या शहरों की बढ़ने लगी और ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगी। और उदाहरण था इंग्लैंड का कि 1700 ईस्वी में इंग्लैंड में 77% लोग गांवों में रहते थे और 1900 ईस्वी में केवल 20% गांवों में बचे, 80% लोग शहरों की तरफ आ गए। आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक परिणामों की। राजनीतिक परिणामों से पहले हमने औद्योगिक के क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के जो परिणाम रहे वो हमने किए। लेकिन राजनीति भी बहुत प्रभावित हुई। सामाजिक शोषण के विरुद्ध अधिनियम, मध्यम वर्ग का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष, संसदीय सुधार, स्वतंत्र व्यापार नीति, विदेश नीति, उपनिवेशों की सफलता और राजनीतिक सुदृढ़ता आदि जो परिणाम हैं वो औद्योगिक क्रांति के ही परिणाम थे। सबसे पहले यदि हम बात करें कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जो राजनीतिक परिणाम, वो राजनीतिक सुदृढ़ता की है। ये बड़ी महत्वपूर्ण देन थी औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यातायात के साधनों का विकास हुआ, संचार व्यवस्था उन्नत हुई, व्यापारिक क्रांति से आर्थिक व्यवस्था को स्थायित्व मिला। इन सब ने मिलकर राजनीतिक सुदृढ़ता को बल प्रदान किया। क्योंकि प्रत्येक देश की विस्तारवादी नीति की सफलता उसके आर्थिक साधनों पर निर्भर थी। अतः अधिक संपन्न देश औपनिवेशिक विस्तार करने में सफल रहे। बात उपनिवेश की आई है तो औपनिवेशिक भी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई विद्यार्थियों। यद्यपि उपनिवेशों की स्थापना का कार्य औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले शुरू हो चुका था, परंतु अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के कारण जब इंग्लैंड के हाथों से उसके 13 अमेरिकी उपनिवेश निकल गए तो यूरोपीय देशों में उपनिवेशों को स्थापित करने की प्रवृत्ति में थोड़ी शिथिलता आ गई थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने इस प्रवृत्ति को पुनः सक्रिय बना दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण आप जानते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा। यूरोप में कच्चे माल की भी कमी थी, तो उनको कच्चा माल भी चाहिए था और उनको मार्केट भी चाहिए था, और इसकी आवश्यकता की पूर्ति उपनिवेश से हो सकती थी।
जैसे कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो वो यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे थे और तैयार माल को वापस भारत में बेच रहे थे। तो अतः उपनिवेशों को स्थापित करने अथवा अविकसित देशों का जो वो उपनिवेशों को स्थापित करने अथवा अविकसित देशों का राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बल मिला। इसी को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे भी। इस दौड़ में इंग्लैंड आगे निकल गया। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल और रूस ने भी अपने अपने साम्राज्यों का विस्तार किया, परंतु इस दौड़ में जर्मनी और इटली काफी पीछे रह गए, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में 1870 में प्रकट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर। अतः स्वाभाविक था कि इन दोनों राष्ट्रों में दूसरे राष्ट्रों के प्रति मनमुटाव पैदा हो। इससे प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की चिंता लग गई और उसने अपने विरोधी देश के विरुद्ध अपने सहयोगी देशों के साथ संधियां कर ली, जिसका परिणाम यह हुआ विद्यार्थियों कि पूरी दुनिया दो विरोधी जो आपस में एक दूसरे के विरोधी थे उन ग्रुप्स में बट गई और इसका परिणाम फिर आगे चल के प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आगे है विद्यार्थियों विदेश नीतियों में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति ने यूरोप के औद्योगिक देशों की विदेश नीतियों को बहुत प्रभावित किया। पहले ये देश धर्म के लिए लड़ रहे थे, धार्मिक युद्धों में थे, जातीय युद्धों में उलझे हुए थे। अब धर्म की बात गौण हो गई, जाति की बात गौण हो गई। उसके स्थान पर उपनिवेशों तथा अति विकसित देशों के नियंत्रण अथवा राष्ट्रहितों की बात महत्वपूर्ण हो गई। उदाहरण के लिए तुर्की की सरकार तथा उसके बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों पर जुल्म करते रहे। जो तुर्की की सरकार है वो और उसके जो भी अधिकारी हैं, उसके आर्मी हैं, वो बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों पर जुल्म करते रहे, परंतु अपने उपनिवेशों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की खातिर इंग्लैंड ने हमेशा तुर्की का पक्ष लिया, जबकि जुल्म ईसाइयों पर हो रहे थे। इंग्लैंड स्वयं ईसाई है, इसके बावजूद इंग्लैंड ईसाइयों के साथ में नहीं खड़ा है, वो तुर्की के साथ में खड़ा है। तो विद्यार्थियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब विदेश नीति की जो आधारभूत एक जो सिद्धांत होते हैं वो बदल गए और विदेश नीति साथ साथ महाद्वीपीय स्तर से हटकर अंतर्राष्ट्रीय हो गई। महाद्वीपीय स्तर से हटकर अंतर्राष्ट्रीय हो गई। अगला है मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष, उदय। औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में तथा उससे अधिक का अधिक लाभ उठाने वाला जो प्रमुख वर्ग था वो मध्यम वर्ग था। क्रांति के फलस्वरूप शिक्षा और धन दोनों ही क्षेत्रों में मध्यम वर्ग मध्यकालीन जो नोबल क्लास था, जिसमें कुलीन होते थे, सामंत होते थे, उनसे आगे निकल गया था। कौन निकल गया था? मध्यम वर्ग। किससे? जो मध्यकालीन मिडाइवल एज में जो सामंत होते थे उनसे आगे निकल गया था। किस मामले में? शिक्षा के मामले में और पूंजी के मामले में। दोनों चीजें मध्यम वर्ग के पास में थी। परंतु जहां तक राजनीतिक अधिकारों का सवाल है, मध्यम वर्ग की स्थिति में कोई अंतर नहीं आ पाया था। उसके पास किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे। संसद तथा प्रशासन में उसका कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं था।
यद्यपि प्रशासन को करों के रूप में इस वर्ग से काफी आय प्राप्त होती थी, अतः इस वर्ग में अधिकारों को प्राप्त करने तथा कुलीनों के साथ समानता का दर्जा लेने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। यह एक आश्चर्य की बात है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, परंतु अमेरिका के मध्यम वर्ग को सबसे पहले राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। उसके बाद फ्रांस के मध्यम वर्ग ने राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए। 1832 में जाकर के इंग्लैंड के मध्यम वर्ग को अधिकार प्राप्त हुए, जबकि उदारवादी दल की सरकार ने प्रथम सुधार बिल पास करवाया था उस समय 1800। तो कुल मिलाकर के जो मध्यम वर्ग है वो शक्तिशाली हुआ, वो उसके पास में धन था, उसके पास में एजुकेशन था, और वो सरकारों को बहुत अधिक टैक्स देता था, और उसने जो है धीरे धीरे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उसको अधिकार मिले। अब इसके बाद में है श्रमिकों का संघर्ष, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा, और कुछ सुधारक हुए जैसे रॉबर्ट ओवेन। उन्होंने उनका पक्ष लेकर सुधारों की मांग की। शुरू में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ओवन को भी करना पड़ा जो ये मांग कर रहे थे, रॉबर्ट ओवन, परंतु अंत में सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ा। और सर्वप्रथम 1802 में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि निर्धन एवं अनाथ बच्चों से सप्ताह में केवल 62 घंटे 62 आवर्स काम लिया जाए। 1819 में एक और कानून पास किया गया जिसके द्वारा 9 वर्ष के बालकों से प्रतिदिन 12 घंटा काम लेना, 12 घंटा से अधिक काम लेना, उसको उन्होंने कानूनन बैन कर दिया। फिर 3 साल बाद 1822 में बालकों के वर्किंग आवर्स और कम कर दिए गए। इन कानूनों से मजदूरों में एक 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 उनमें एक यूं कहें कि अवेयरनेस पैदा हुई, जागृति पैदा हुई, और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उनको लगने लगा कि उनके बारे में भी सोचा जा रहा है और उनके जीवन में भी सुधार हो सकता है, उनकी समस्याओं का भी निवारण हो सकता है। अब वे अपनी समस्याओं को हल करने का कोई रास्ता निकालने के लिए एक्टिव हो गए। उनके सामने 2 रास्ते थे विद्यार्थियों। एक संयुक्त होकर अपने मालिकों से मांग करना, दूसरा राजनीतिक एक्शन। परंतु मजदूरी करने वालों के लिए राजनीतिक कार्यवाही करना कठिन था, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। श्रमिक यूनियनों में एकत्रित होना भी मुश्किल था, क्योंकि 1800 ईस्वी के एक कानून ने लेबर यूनियंस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अतः मजदूरों ने कानून की अवहेलना करते हुए गुप्त रूप से संगठन का काम प्रारंभ कर दिया। 1825 ईस्वी में कुछ उदारवादी, जो उदार दलीय नेता लोग हैं, उन नेताओं ने इंग्लैंड की संसद में यह मांग उठाई और बाध्य किया कि वह मजदूरों को अपनी यूनियंस बनाने की अनुमति दे, और उसका परिणाम निकला विद्यार्थियों। कुछ समय बाद लेबर यूनियंस स्थापित हो गई। 1834 में सब यूनियंस
मिलकर एक नेशनल यूनियन स्थापित करने में एक प्रयास, स्थापना का प्रयास उन्होंने किया, सफल प्रयास किया, स्थापित करने में सफल हुए। 1890 ईस्वी तक इंग्लैंड में अनेक यूनियंस बन गए। 1875 में फ्रांस ने इन यूनियंस को कानूनी मान्यता दी। 1881 में यूनाइटेड नेशन अमेरिका ने वहाँ में अमेरिका में अमेरिकी मजदूर फेडरेशन की स्थापना हुई। कुछ लेबर यूनियंस का जो लीडरशिप है वो उग्रपंथी लोगों के हाथ में था और वे मालिकों के सामने अनुचित मांग रखते थे। लेकिन अधिकांश यूनियन की रुचि 8 घंटा प्रतिदिन काम, कारखानों की साफ सफाई, काम करते समय सुरक्षा, जो कारखानों में दुर्घटनाएं हो जाती थी, लोगों के हाथ पैर चले जाते थे, जान चली जाती थी, और उनको अच्छी मजदूरी मिल जाए, और बाल श्रम को बंद करना, ये एक बड़ी कॉमन मांगे और उचित मांगे अधिकांश यूनियंस की होती थी। बहुत से मजदूरों का विश्वास था कि उनकी मांगें तब तक नहीं मांगनी जाएंगी जब तक उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते और संसद को उनके पक्ष में कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इस दृष्टि से इंग्लैंड में जो चार्चिस्ट्स हैं उन्होंने पीपुल्स चार्टर तैयार किया, जिसको हम कहें कि जनता का मांग पत्र। इसकी मुख्य मांग थी मजदूरों को वोट देने और उनको पद ग्रहण करने का अधिकार मिले। 1848 में चार्टिस्ट आंदोलन असफलता के साथ समाप्त हो गया और इसके साथ ही मजदूरों को राजनीतिक अधिकार दिलवाने का आंदोलन भी ढीला पड़ गया, परंतु अंत में लगे रहे। आंदोलन ढीला पड़ा, कभी तेज हुआ और अंत में मजदूरों को सफलता मिली। 1867 में सुधार बिल के पास होते ही बहुतों को वोट देने और पदासीन होने के अधिकार मिल गए। अब इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है समाजवाद की। मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए जो आंदोलन किया गया वह आगे चलकर समाजवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समाजवाद का अर्थ समाज में समानता की स्थापना करना। समानता का अर्थ आर्थिक भी हो, राजनीतिक भी हो, सामाजिक भी हो। अवसरों की समानता उपलब्ध करवाना सबके लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाना। इस दिशा में सर्वप्रथम एक अंग्रेज उद्योगपति रॉबर्ट ओवन, पहले भी रॉबर्ट ओवन का हमने विद्यार्थियों जिक्र किया है, जिसने मजदूरों के वेलफेयर की मांग उठाई। रॉबर्ट ओवन ने कदम बढ़ाया। उसने अपनी जो उनकी एक बस्ती थी मजदूरों की, जो कि जिसका नाम था न्यू लेनार्क, इस बस्ती को एक आदर्श बस्ती में बदल दिया। न्यू लेनार्क में उसने अपने उद्योगों में मालिकाना अधिकार और मुनाफा मजदूरों और प्रबंधकों के बीच बांट दिया। ये एक विद्यार्थी बड़ा क्रांतिकारी कदम था और ओवन का यह प्रयोग सफल रहा, परंतु अन्य लोगों ने उसे यूटोपियन, यानी कि एक जो कल्पना लोक का जो व्यक्ति जो होता है, काल्पनिक यूटोपियन समाजवादी कहकर उनकी योजना को अंगीकार नहीं किया। फ्रांस में चार्ल्स कुरिया
और क्लूडे हेनरी ने यह विचार प्रतिपादित किया कि सरकार संपत्ति का प्रबंध संभाले और सभी लोगों के बीच उसे बांट दे। 1848 की क्रांति के समय लुई ब्लांक ने प्रस्ताव रखा कि पेरिस शहर के बेरोजगारों के लिए सरकार को कारखाने खोलने चाहिए। विद्यार्थियों, समाजवादी विचारधारा को अमर रूप देने का प्रदान करने का श्रेय दो प्रमुख जर्मन सोशलिस्ट को है, और जिसका पहला नाम है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, आपने सुना भी होगा, कार्ल मार्क्स, और दूसरे हैं फ्रेडरिक एंगल्स। ये दो सोशलिस्ट थे। 1848 में इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित करवाया। इसमें मजदूरों की निर्धन स्थिति को सुधारने संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया गया। 1867 में मार्क्स ने, जिसकी पुस्तक दास कैपिटल, उसकी जो पुस्तक की पहली 3 जिल्दें प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों में उन्होंने बहुत विस्तार के साथ अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया था, जो मार्क्सवादी समाजवाद या साम्यवाद के रूप में जाने जाते हैं। मार्क्सवाद के प्रयत्नों से ही श्रमिकों में समाजवाद की भावना का प्रचार एवं प्रसार हुआ। वैज्ञानिक होने के नाते मार्क्सवाद की विचारधारा व्यक्तिवाद एवं अन्य वादों से बिल्कुल अलग थी। यदि पूंजी और श्रम में निहित तथ्यों का गंभीर अध्ययन और विश्लेषण ही विज्ञान है, तो मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। मार्क्स के मतानुसार किसान एवं मजदूर के हाथ में शक्ति आनी चाहिए। जब राज्य शक्ति के हाथ में रहेगी, जब राज्य शक्ति जनता के हाथ में रहेगी, पावर किसके पास में? लोगों के पास में। जब राज्य शक्ति जनता के हाथ में रहेगी और भूमि एवं पूंजी पर व्यक्तियों का स्वामित्व न रहेगा और सब लोग काम करने लगेंगे, तो स्वयं एक वर्गहीन समाज का निर्माण हो जाएगा। वो कहते हैं कि इसमें फैक्ट्री का मालिक भी काम करे, सारी संपत्ति, पहली बात तो है कि वो गवर्नमेंट की हो और सब उसमें काम करें, और जितना जो काम करता है उसके अनुरूप उसको उसका मिले, तो ना कोई बड़ा रहेगा ना कोई छोटा रहेगा। एक इस प्रकार की राय समाजवादी विचारधारा के अंदर कार्ल मार्क्स ने लोगों तक पहुंचाई। और वर्गहीन समाज का निर्माण होगा, फिर कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते थे। इस प्रकार जो समाजवाद है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों की ही एक उपज था, उसी का एक परिणाम था। तो विद्यार्थियों, जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने 1864 में पूंजीवाद के विरुद्ध सभी देशों के मजदूरों को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ में बांधने का प्रयास किया। यह संगठन फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विभिन्न कारणों से 1876 में यह भंग हो गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद सेकंड इंटरनेशनल की स्थापना की गई और पूंजीवादी सरकारों को पलटने के प्रयास किए जाते रहे। और यूरोप के अधिकांश देशों में मार्क्सवादी विचारों का प्रचार करने के लिए राजनीतिक दल भी संगठित किए गए, पार्टियां बनाई। भारत में भी है। 1906 ईस्वी तक जर्मनी,
बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजवादी पार्टियां बन चुकी थी। कुछ देशों में तो प्रमुखता की ओर अग्रसर होने लगी थी। 1917 में रूस की राज्य क्रांति और साम्यवाद की स्थापना से समाजवाद को बहुत बल प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, ये हम पढ़ रहे थे राजनीतिक काल। यदि हम कंक्लूड करें तो औद्योगिक क्रांति के जो आर्थिक प्रभाव रहे, सामाजिक व आर्थिक में आप जानते हैं कि उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई और उसका फायदा ये मिला कि चीज़ें सस्ती हुई, आम लोगों को वस्तुएं कम दरों पर मिलने लगी, देशों का प्रोडक्शन बढ़ा तो उनकी संपत्ति बढ़ी, देश संपन्न हुए, आम आदमी का जीवन सरल हुआ, लोगों के लिए जो मनोरंजन के साधन विकसित हुए, एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया गया, खेलों का विकास हुआ और यूँ कहा जाए कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मौलिक परिवर्तन हुए। आर्थिक दृष्टि से समृद्धि के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक उत्पीड़न की प्रक्रिया प्रबल रही, लेकिन बाद में उनमें सुधार भी हुआ। संक्रमण काल में इन बुराइयों का पाया जाना स्वाभाविक था। जब एक युग बदल रहा है, दूसरा युग आ रहा है, लेकिन सब चीज़ों में सुधार हुआ। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं कि मजदूरों के लिए कानून बन रहे हैं, मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कानून बन रहे हैं, उनको वो आम आदमी को वोट का अधिकार है वो मिल रहा है, नागरिकों को अधिकार मिल रहे हैं, मध्यम वर्ग को अधिकार मिल रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति दुनिया की एक प्रमुख घटना है। औद्योगिक क्रांति का जन्म इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद में यह यूरोप के अन्य देशों में भी फैली, दुनिया के अन्य देशों में भी फैली और उसके बहुत ही एक सकारात्मक परिणाम जो है दुनिया के सामने आए। दुनिया का जो जीवन है पहले से अच्छा हुआ, एक सहज हुआ, जीवन के अंदर एक जो कष्ट के जो दिन थे वो दिन कम हुए, साथ साथ कुछ परेशानियां भी रहीं। वो हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कुछ पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।